तो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल GBN क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से मैं अरविंद कुमार। लेसन नंबर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। लेसन का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो सबसे पहले हम बात करें विश्व जनसंख्या वितरण। इसके बारे में बात करते हैं और इसको बताते हैं। पृथ्वी पर लोग किस प्रकार विपरीत हैं, मतलब पृथ्वी पर जो लोग हैं किस प्रकार विपरीत हैं। तो विश्व की जनसंख्या का 19% इसके 10% स्थल भाग में रहती है। इसकी बात करें तो ये क्या है, मान के चलो ये दुनिया है। तो ये क्या हमारे ये छोटे छोटे देश मान लो। तो इसका 10% ये क्या देश, तो ये क्या जनसंख्या मान लो इसको। ये देश है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें थोड़ी कम है और इसमें और कम है। तो जो हमारा स्थल भाग है 10%, ये जो 90% है, इसके 10% में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम जनसंख्या घनत्व। अब बताते हैं हम अगला जनसंख्या घनत्व। अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। इसको समझाएंगे अब जनसंख्या घनत्व को। यह है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों को मापा जाता है। इसमें जो मापा जाता है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों को मापा जाता है। मतलब इसका उदाहरण है, मान के चलो किसी भी देश का क्षेत्रफल, किसी भी देश का क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 50 वर्ग किलोमीटर। और उसकी जनसंख्या उसकी जनसंख्या 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। तो इसका हमें क्या निकालना? घनत्व। क्या पूछ रहा है? घनत्व पूछ रहा है। तो पहले क्या है इसका जो सूत्र मान के चलो, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना, घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो हमारी जनसंख्या कितनी है? 2 लाख। और क्षेत्रफल कितना? 50। तो इसको हम काट दें तो सीधी सी बात है, 50 100 200। कई जीरो बची? 3। 1 2 3। ठीक है, ये क्या कितने बार कटेगा? 4000 बार कट गया। ये बराबर 4000 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया।
तो 4000 व्यक्ति किलोमीटर वर्ग हो गया इसका। अब हम बात करते हैं आगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। तो इसके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसके 3 कारक होते हैं। नंबर 1 भौगोलिक कारक, नंबर 2 आर्थिक कारक, और अगला पॉइंट है नंबर 3 सामाजिक कारक। तो पहले हम बात करें इसकी, तो पहले हम बात करते हैं भौगोलिक कारक की। पहले किसकी बात करते हैं? भौगोलिक कारक की। इसी को समझें। भौगोलिक कारक में भी 4 पॉइंट हैं इसके। तो पहला पॉइंट है इसका है भौगोलिक कारक का जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता पहले इसको बताएंगे। जल क्या चीज है? जल ही जीवन है। जल जीवन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? जल जो है जीवन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जिसमें जल पीने योग्य होना चाहिए और उसमें ही प्राथमिकता, उसी को ही प्राथमिकता देता है। जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है और जल का उपयोग पीने में तो सीधी सी बात है, पीने में तो काम करता ही है, लेकिन पशुओं व फसलों की उपलब्धता होती है। यही कारण है कि नदी घाटियों विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। मतलब आपने सुना होगा प्राचीन काल में जैसे कि वो सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी नदी के किनारे बसा हुआ। हड़प्पा सभ्यता, ये भी नदी के किनारे बसा हुआ ना। तो ये क्या है? इसके भौगोलिक कारक का नंबर 1 था जल की उपलब्धता। सीधी सी बात है, जहाँ जल हो सही होगा पीने में, तो जनसंख्या भी उधर को ही जाएगी काम करने को या रहने के लिए। यहाँ का पानी शुद्ध है। नंबर क्या था ये? भौगोलिक कारक का नंबर 1 था। नंबर 2 भू आकृति। इसको समझाएंगे नंबर 2 को। क्या? भू आकृति। तो इसमें है लोग समतल मैदानों में और ढालों पर बसने को वरीयता देता है। सीधी सी बात है, जहां समतल एरिया वहां अधिक लोग बसेंगे और अधिक लोग बसेंगे जहां समतल एरिया, मान के चलो जहां समतल है और एक है क्या? पहाड़ी। बहुत चल रही है मशीन, चल रही है। सीधी सी बात है ना। समतल एरिया में क्या? यहाँ सड़क अच्छी होंगी, लोग अधिक बसेंगे यहाँ पर क्योंकि समतल एरिया है।
और जनसंख्या भी यहाँ अधिक रहेगी समतल एरिया में। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ दिक्कत होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। सबसे पहले तो स्थल मार्ग की मतलब सड़क परिवहन की दिक्कत होती है। यहाँ का जीवन यापन कठोर होता है, ठीक है ना। तो समतल एरिया में बसने की वरीयता अधिक होती है। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र में फसलों की उपलब्धता सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। ये जो होते हैं हुआ करती समतल एरिया में फसल होगी, कृषि होगी तो समतल एरिया में होगी अच्छी, सड़क निर्माण अच्छे होंगे, उद्योग धंधे इसमें सही होंगे। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में कृषि भी कम होगी और उद्योग धंधे भी कम होंगे। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र विकास अवरोधक होता है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या? विरल जनसंख्या वाला। ये क्या था? हुआ आकृति का जो नंबर 2 पॉइंट था ये इसी में था, भौगोलिक कारक में, ठीक है ना। और नंबर 3 पे चलते हैं। अभी यही चल रहा है भौगोलिक कारक। इसमें 4 पॉइंट है, हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। नंबर 3 है जलवायु। क्या? जलवायु। भौगोलिक कारक का नंबर 3 पॉइंट था जलवायु। यह है अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु वासवन के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसम परिवर्तन नहीं होता, अधिक लोगों को आकर्षण करते हैं, अधिक वर्षा अथवा विषम और विषम रक्त जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। सीधी सी बात है, इसमें मौसम क्या होता है? क्या है मौसम? मौसम क्या? मौसम तो बदलता रहता है दिन प्रतिदिन, ठीक है ना। जो जलवायु जो होती है, क्या? जलवायु वहां जहां हम रहते हैं वहां की जलवायु नहीं बदलती, एक ही रहती है। लेकिन मौसम बदलता रहता है दिन प्रतिदिन, और दिन में कई बार भी बदलता है मौसम। ऐसी भी स्थिति होती है, कभी कभी बारिश, कभी धूप और कभी बादल छाए हुए रहते हैं। नंबर 4 है मृदाएं। क्या? नंबर 4 मृदाएं। लास्ट पॉइंट है ये इसका भौगोलिक कारक का। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। क्या होता? इसमें जो मृदाएं जो होती है, इसमें कृषि, अगर जहां की मिट्टी सही होगी वहां कृषि में बढ़िया होती है, और यहाँ लोग अच्छे से कृषि करते हैं। ये क्या है? मृदाएं। तो हमारे पॉइंट खत्म हो गया। नंबर 1 जो पॉइंट था नंबर 2 पर आ चुके हैं। ये हमारा भौगोलिक कारक खत्म हो गया। नंबर 2 है आर्थिक कारक। नंबर 2 क्या है? आर्थिक कारक। ये वाला पॉइंट नंबर 2 पर आ गए ना, आर्थिक कारक। तो इसी के भी
इसके भी 3 पॉइंट हैं। जिस प्रकार हमने इसके 4 पॉइंट बताए थे भौगोलिक कारक के, उसी प्रकार इसके 3 पॉइंट हैं। तो नंबर 1 है खनिज। क्या नंबर है? खनिज। तो खनिज निरपेक्ष से युक्त क्षेत्र उद्योग को आकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है, जहां खनिज है, क्या खनिज, तो वहां उद्योग भी होंगे। क्या होगा? उद्योग। और उद्योग है तो रोजगार भी मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर उद्योग है तो रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार है मिलेगा तो सघन आबादी भी बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या भी वहां अधिक होगी। तो खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका का जामिया तांबा पेटी इसका एक उदाहरण भी है। क्या उदाहरण? अफ्रीका का जामिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये क्या था? खनिज। खनिज जो पॉइंट था नंबर 1, ये क्या था? किसका था? आर्थिक कारक का। पहले हमने बता दिए थे इसके 4 पॉइंट। अब नंबर 2 पर आ चुके हैं हम, आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में हमने पहला पॉइंट खत्म कर दिया, खनिज। और नंबर 2 पर, नंबर 2 पे आ चुके हैं हम। नंबर 2 नगरीकरण। क्या है? नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या? नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, तय परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिकता और सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोग को नगर की ओर खींचते हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में प्रवास करते हैं और नगर आकार में बढ़ जाता है। विश्व नगर प्रति वर्ष बड़ी जनसंख्या के प्रवासियों को निरंतर आकर्षक करते हैं। तो क्या गांव की जनसंख्या कहाँ को जाती है? अधिकतर नगर की ओर, नगर की ओर जाती है, शहर की ओर मतलब। तो गांव की जब नगर की ओर जनसंख्या जाएगी तो वहां क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। और वहां जा करके, नगर में जा करके व्यक्ति बहुत अच्छी चीजों को सीखता है, और गांव में लेकर क्या करता? ज्यादातर खेती बाड़ी करता। क्या आता है? ये क्या था? नगरीकरण, नंबर 2। अब आ गए हम के आर्थिक कारक के लास्ट पॉइंट पे, नंबर 3। नंबर 3 है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण। यह औद्योगिकीकरण पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षण करती है। इनमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करने वाले भी होते हैं। क्या होता है यहाँ औद्योगिकीकरण में? सीधी सी बात है, औद्योगिकीकरण यहाँ रोजगार के लिए जनसंख्या जाती है, मतलब। तो ये नहीं कि बल्कि वहां ड्राइवरी हो, यानी परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर या अध्यापक, इससे अलग भी अन्य सेवा उपलब्ध भी
कराती है। क्या है? औद्योगिकरण। तो आर्थिक कारक के 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट, सामाजिक कारक। क्या है? सामाजिक कारक। ये सामाजिक कारक को समझाएंगे अब। कुछ कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, क्या कर रहे हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार क्या होता है, कई बार सरकार भी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थान को चले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है, मतलब मौका भी देती है। ठीक है ना? ये क्या था? सामाजिक कारक। क्या था ये? सामाजिक कारक। इसके 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारक, इसके 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। नया पॉइंट को समझाएंगे अब हम। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जन्म, मृत्यु और प्रवास। सबसे पहले बात करें हम, पहले हम प्रवास को ही समझाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह बस जाना प्रवास कहलाता है। क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाना प्रवास कहलाता है। जिस प्रकार, जैसे कि जहां से चलें, जिस प्रकार जहां से चलें उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उद्गम स्थान। उद्गम स्थान। और जहां पहुंचे उसको क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान। तो जहां से चलते हैं उसको वहां क्या होता? उद्गम स्थान बोलते हैं। वहां जनसंख्या बढ़ती है। क्या होता? जनसंख्या जनसंख्या कम होती है, कमी होती है। जहां से चलें, जा रहे हैं तो जनसंख्या कम होगी, और जहां पहुंचे वहां क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जहां से चलें उसको बोलते हैं उद्गम स्थान। तो जहां से चलते हैं वहां की जनसंख्या कम होगी, और जहां पहुंचते हैं उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। तो वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। अब हम बात करें प्रवास। इसके बाद करते हैं प्रवास। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी नंबर 1 है स्थायी, नंबर 2 अस्थायी,
और नंबर 3 है मौसमी, मतलब मौसम, मौसम के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं हम अप्रवास। इसके बाद करते हैं अप्रवास। जो अप्रवास क्या होता है? जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रवास। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रवास के प्रतिकर्षक कारक। इसके होते हैं 2। अप्रवास के क्या होते हैं? 2 कारक होते हैं। नंबर 1 होता है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। नंबर 2 होता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक। तो पहले हम इसको समझाएंगे, नंबर 1 को, प्रतिकर्ष कारक। तो इसको समझाएंगे। ये होता है नकारात्मक। नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो यह बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। क्या करते हैं? जलवायु, प्राकृतिक महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक कारण को आकर्षित बनाते हैं। नंबर 2 क्या? आकर्षक कारक। ठीक है ना? आकर्षक कारक। तो ये क्या होता है? ये तो होता नकारात्मक, ये होता सकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है। ये है काम के बेहतर अवसर मिले हैं और रहन सहन की अच्छी दशाएं मिलती है उसे। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ठीक है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। हम अब चलते हैं, इसमें ये रह गई थी वृद्धि। ठीक है ना? अब इसको समझाएंगे। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। तो नंबर 1 है इसमें। नंबर 1 बोलते हैं किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में बसे हुए लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन। ठीक है। तो इसको 2 भाग में बांट लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव।
इसको करते हैं। जनसंख्या वृद्धि होती है धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना। 2 पॉइंट होते हैं इसके। अब हमारा लास्ट पॉइंट होता है इसका, इस सेशन का लास्ट पॉइंट ये है जनांकीय संक्रमण। क्या ये लास्ट पॉइंट है इस सेशन का? तो इसके बारे में पहले बताएंगे, हम समझाएंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के भविष्य की जनसंख्या को पूर्ण अनुमान के लिए किया जाता है। जैसे समाज ग्रामीण खेतीहर मतलब कृषि, और जैसे समाज ग्रामीण अवस्था में उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षरता बनाता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से भिन्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन अवस्थाएं में होती है जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ये क्या, जनांकीय संक्रमण। तो इधर आ जाओ, ग्रामीण खेतीहर, इधर आ जाओ नगरीय तो इसमें के 3 पॉइंट होते हैं। इसकी अवस्था होती है 3, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था। तो पहले हम बात करें, इसको समझ रहे होंगे, ग्रामीण खेतीहर मतलब कृषि, ठीक है ना, खेती। तो इसके 3 पॉइंट 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये नंबर 1 है प्रथम अवस्था, क्या है, प्रथम अवस्था। तो इसकी बात करें हम, प्रथम अवस्था में उच्च और उच्चावच जन्म और मृत्यु दरें होती हैं। इसका कारण लोगों द्वारा महामारियां और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की अधिक पुनरुक्ति से करना है। अच्छा, यह अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। बड़े परिवार क्या करते हैं, ज्यादातर कृषि में लगे रहते हैं प्रथम अवस्था में। इसका इस समाज के अधिकांश लोगों को अशिक्षित होने के कारण इन प्रौद्योगिक स्तर भी निम्न होते हैं। विश्व के सभी देश 200 वर्ष पूर्व इसी अवस्था में थे, इसलिए इस अवस्था को पूर्व औद्योगिक या पूर्व आधुनिक अवस्था कहा जाता। देखिए ये क्या था, प्रथम अवस्था। इसमें जो होता प्रथम अवस्था में जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर अधिक होती है, महामारी अधिक होती है, भोजन की कमी और शिक्षा में कमी होती है, और खेती अधिक होती है, मतलब कृषि अधिक होती है।
तो हमें शिक्षा मतलब पढ़े पढ़े हुए भी बहुत कम लोग रहते हैं प्रथम अवस्था में। और जाइए द्वितीय अवस्था, नंबर 2 क्या, द्वितीय अवस्था। नंबर 2 है द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है, किंतु क्रमिक रूप से यह घटती जाती है और इस अवस्था में मृत्यु दर भी तेजी से कमी होती है। स्व अवस्था संबंधी सुविधाओं का प्रसार एवं खाद्य सुरक्षा मृत्यु दर को कम कर देती है, किंतु शिक्षा के स्तर में विशेष सुधार नहीं हो पाने के कारण जन्म दर उच्च बनी रहती है। इस अवस्था के अंत में जन्म दर में क्रमिक गिरावट आने लगती है, जनसंख्या गिरती हुई दर का स्तर बढ़ती है। क्या होता है इसमें, जनसंख्या थोड़ी कम होती है, कम होने लगती है द्वितीय अवस्था में। नंबर 3 है लास्ट पॉइंट, इस लेसन का लास्ट पॉइंट है, आ चुके हैं अंतिम अवस्था। नंबर 3 पॉइंट था ये अंतिम अवस्था। यह है अंतिम अवस्था में जन्म और मृत्यु दरें दोनों में अधिक कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि या तो धीमी गति से बढ़ती है या स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या अति औद्योगिकीकृत एवं शहरीकृत हो जाती है और तकनीकी विकास का स्तर बढ़ जाता है। उच्च साक्षर दर बढ़ जाती है। जनसंख्या सोचे समझे प्रयास द्वारा परिवार के आकार को सीमित रखती है। यह दर्शाता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक है और अपनी जन्म दर को समायोजित करने की क्षमता रखता है। इसमें क्या होता है, अंतिम अवस्था में सबसे ज्यादा औद्योगिक मतलब सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और साक्षरता दर बढ़ती है। साक्षरता बढ़ती है और जनसंख्या बहुत कम होती है। यहाँ का भोजन और अंतिम अवस्था में भोजन भी यहाँ सही प्रकार से लोगों को मिलता है। तो बच्चों ये लेसन यहीं समाप्त होता। लास्ट पॉइंट था इसका अंतिम अवस्था, यहीं इस लेसन का समाप्त हो चुका।